देखो आगे हटा रहा हूं इसको मैं। अब धातुओं की भी क्रिया किससे करवानी है? अम्लों के साथ। पॉइंट नंबर 3 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपका पढ़ा हुआ भी है, फिर भी दोबारा क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। पॉइंट नंबर 3, धातुओं की अम्लों के साथ, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब ये तो आप ही जानते हो, आपने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि धातु की रिएक्शन जब अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण बनता है, और लवण बनने के साथ पॉप साउंड के साथ एक गैस निकलती है। मैंने बताया था ना, परख नली के मुंह के ऊपर एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके आओगे, कौन सी गैस निकलती है पॉप साउंड के साथ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ध्यान देना, इसका रिजल्ट क्या है? बस बस बस, मेटल की रिएक्शन, मतलब धातु की अभिक्रिया किससे करवानी है? एसिड के साथ, मतलब अम्ल के साथ। क्या बनता है? लवण। प्लस कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। विद पॉप साउंड, विद पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो ये तो है रिजल्ट, ये रिजल्ट है तुम्हारे सामने। अब आपको डालनी है रिएक्शन। अब यहां से कुछ बातें मैं तुम्हें बताऊंगा जो पहले नहीं बताया था एसिड बेस वाले चैप्टर के अंदर, और वो जो बताने लायक बातें हैं वो ये है कि ध्यान रखना, सभी प्रकार की धातुएं या जितनी भी धातुएं हैं, कुछ 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 एक आध हम ऐसे मान सकते हैं जो एक्सेप्शन के तौर पर होती है, लेकिन सभी धातुएं HCl अम्ल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस देती है। सभी धातुएं HCl अम्ल के साथ मिलकर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस देगी पॉप साउंड के साथ। लेकिन सभी धातुएं HCl के अलावा जो अन्य अम्ल होता है, जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ, उनके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। यही है मेन पॉइंट। ध्यान देना क्या लिख रहा हूं मैं। सभी धातुएं HCl के साथ मिलकर, HCl के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस छोड़ती है, हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। लेकिन सभी धातुएं HNO3 के साथ मिलकर, HNO3 के साथ मिलकर H2 गैस नहीं छोड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना। देखो अभी की किसकी हो रही है? अम्ल और सॉरी धातु और अम्ल की। किसकी हो रही है? धातु और अम्ल की। तो सभी धातुएं HCl के साथ तो मिलेगी। अम्ल, हमें तो अम्ल लेना ना, धातु कोई सी भी हो सकती है, अम्ल भी कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एक शर्त डाल दी कि सभी धातुएं, देखो अम्ल, अगर आप एसिड के तौर पर, अम्ल के तौर पर अगर आप HCl ले रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी धातुएं HCl से मिलेगी, रिएक्शन भी करेगी, लवण का निर्माण भी करेगी और हाइड्रोजन गैस भी छोड़ेगी। लेकिन अगर आपने अम्ल चेंज कर दिया, HCl की जगह कौन सा अम्ल ले लिया? HNO3, और HNO3 का नाम है नाइट्रिक अम्ल। कौन सा, क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। और अगर आपने नाइट्रिक अम्ल उठा लिया तो ध्यान रखना, नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर धातुएं भी क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता है। लेकिन यहां पर भी अपवाद है, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो HNO3 के साथ मिलकर भी हाइड्रोजन गैस देती है। अब ऐसी कौन सी धातुएं हैं वो देखो एक बार, सुनो पहले इसको समझो, पॉइंट नंबर इस वाले को। सभी धातुएं HCl के साथ मिलकर H2 गैस छोड़ती है। अब मैं एग्जांपल दूं
ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe, 4 धातु लिखी है मैंने। अभी आपको सिर्फ ऊपर वाली लाइन पर ध्यान देना है, नीचे वाली लाइन पर ध्यान नहीं देना, इससे ऊपर वाली लाइन पर ध्यान दो आप। और ऊपर वाली लाइन क्या है, सभी धातुएं HCl के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस छोड़ती है, सभी धातुएं HCl के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। तो मैंने 4 एग्जाम्पल ले लिए, मैग्नीशियम धातु, एल्यूमिनियम धातु, जिंक धातु और आयरन Fe। बताओ इन सबकी रिएक्शन किससे करवानी है, HCl के साथ। अब आप 4 परखनली ले लो, चारों परखनलियों में HCl डाल लो, एक में डालो मैग्नीशियम का फीता, एक में एल्यूमिनियम की पन्नी, एक में जिंक का टुकड़ा और एक में लोहे का टुकड़ा, चारों को डाल दो और 100% चारों के चारों लवण बनाएंगे। चारों के चारों लवण बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस कौन निकालेगा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करने वाली धातु कौन सी है, मैग्नीशियम। ये वाला चिन्ह लग रहा है ना, ये वाला, तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस की दर का चिन्ह लग रहा है यहाँ पे। मैग्नीशियम सबसे अधिक H2 गैस का निर्माण करेगा, सबसे अधिक H2 गैस का निर्माण। और इन चारों में सबसे कम H2 गैस का निर्माण कौन करेगा, लोहा, सबसे कम। ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकालेगा कौन, मैग्नीशियम, और सबसे कम गैस कौन निकालेगा, Fe। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी धातुएं हाइड्रोजन गैस की दर को अधिक दर्शाती है, या निम्न में से कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस का निर्माण अधिक तौर पर या ज्यादा तौर पर करती है या ज्यादा बनाती है। आपको 4 ऑप्शन मिले, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe, तो आपका आंसर होगा वहां पर मैग्नीशियम। ठीक है, चारों की चारों लवण भी बनाएंगी, चाहे तो आप अभिक्रिया भी लिखकर देख सकते हो। मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl से करवा के देख लो, एल्यूमिनियम की HCl से करवा के देख लो, जिंक की HCl से करवा के देख लो, Fe की, सारी रिएक्शन काम करेगी, सब में लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस। हालांकि तुम्हारी बुक में रिएक्शन नहीं दी हुई है, फिर भी मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा एक बार। तो देखो, मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाओ किसके साथ, अभी नीचे वाली लाइन नहीं उठानी, नीचे वाली लाइन अभी हमें उठानी ही नहीं है, ऊपर वाली लाइन पर फोकस करो। Mg प्लस HCl क्या बनेगा, हमें नहीं पता क्या बनेगा, लेकिन हमें यह पता है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, निकलेगी ना हाइड्रोजन गैस। तो पहले तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस H नहीं होती, H2 होती है। जब इधर 2 है तो इधर क्या लगाओगे आप, 2 लगाओगे, तो क्लोरीन 2 बच गए, MgCl2, क्या बच गया, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, लवण है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, लवण। ठीक है, एल्यूमिनियम की भी क्रिया करवानी है किसके साथ, यहाँ पर 2 तो सब में लगेगा क्योंकि H2 निकलेगा ना, इधर निकालो H2, क्या बचा, AlCl3। अब यहाँ पर क्लोरीन 3 है और यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, 3। ठीक है, तो अभी भी पार नहीं पड़ रही, यहाँ पर 3 लगेगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर लग जाएगा 6। ये तो बैलेंस करने वाली बात है, बाकी बन जाता है, देख लो पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, जिंक की अभिक्रिया करवानी है HCl के साथ, क्या बनेगा नहीं पता, लेकिन इधर बनेगा H2, इधर लगेगा 2, ZnCl2, क्या बन गया, ZnCl2। ये लो, ऐसे ही Fe की अभिक्रिया करवा दो किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2, और यहाँ पर लग गया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि रिएक्शन तो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ कैसा होता है, बाकी आपको जो आंसर याद रखना है ना, वो यही है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस के साथ, सॉरी पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस निकालती है, हाइड्रोजन। तो बताओ कौन सी धातु सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस छोड़ेगी, मैग्नीशियम। और कौन सी धातु सबसे कम हाइड्रोजन गैस छोड़ती है, Fe। ठीक है, ऊपर वाली लाइन का निचोड़ मैंने निकाल दिया ढंग से। अब नीचे वाली लाइन में आ जाओ, नीचे से मतलब है अगर हम ये अम्ल चेंज कर दें, HCl की जगह हम HNO3 ले लेना, तो इनमें से कोई सी भी रिएक्शन काम नहीं करने वाली। काम से मतलब है कोई सी भी धातु हाइड्रोजन गैस नहीं देगी,
सिवाय दो धातुओं के। बस दो ही ऐसी धातु है जो HNO3 के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो वो दो कौन सी धातु है वो तो बाद की बात है, पहले आप ये तो सोचो कि सर क्यों, आप इसका जवाब पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों होता है, सभी धातुएं HNO3 के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देती है, जबकि HCl के साथ तो दे रही है, HNO3 के साथ क्यों नहीं दे रही है? तो उस क्यों का क्या जवाब है, सुनना ध्यान से। देखो क्यों, सेकंड लाइन पर नोटिस करना, सेकंड लाइन पर ध्यान देना, सभी धातुएं HNO3 के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, क्यों? तो इस क्यों का क्या जवाब है? क्यों का जवाब ये है कि जो HNO3 है ना, HNO3 क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब पहले चैप्टर में मैंने तुम्हें समझाया था ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका अभिक्रिया में क्या होता है? अपचयन होता है, ठीक है, जिसका अभिक्रिया में अपचयन होता है। तो HNO3 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, नोटिस करना, ऑक्सीकारक पदार्थ है, और जब किसी धातु की अभिक्रिया इसके साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो बनती है, लेकिन उस हाइड्रोजन गैस को ये किस में चेंज कर देता है? पानी के अंदर चेंज कर देता है, क्योंकि ये ऑक्सीकारक है ना। तो ये क्या करेगा, ध्यान देना, जब HNO3 की अभिक्रिया किसके साथ होती है? धातु के साथ। मैं लिख देता हूं यहां पर, धातु प्लस HNO3, तो लवण भी बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। फिर आप बोल रहे हो सर कभी तो क्या बोलते हो, कभी क्या बोलते हो, HNO3 के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करती। हाँ तो नहीं करते निर्माण, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ से आ गई? हाइड्रोजन बनती तो है लेकिन चेंज हो जाती है, हाइड्रोजन बनती तो है लेकिन दूसरे यौगिक में चेंज हो जाती है। कैसे? अब ये HNO3 क्या करता है? ऑक्सीकारक रह गया ना ये क्या करेगा? अपने अंदर जो ऑक्सीजन है ना वो इसके साथ जोड़ देगा। HNO3 में ऑक्सीजन तो है ही ना, वो इसके साथ जोड़ देगा। अब आप सोचो अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड, जल, H2O बन गया ना। हाइड्रोक्साइड, इसके साथ जुड़ेगा तो ये जल। क्या बन जाएगा? जल। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी धातु की अभिक्रिया HNO3 के साथ करवाई जाती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस बनती तो है, लेकिन HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण वो उस हाइड्रोजन गैस को किस में चेंज कर देता है? जल के अंदर। अब इसमें से ऑक्सीजन तो निकल गई, अब ये HNO3 क्या करेगा? ऑक्सीजन तो निकाल दी इसने और पानी बना दिया हाइड्रोजन का, और खुद क्या करता है? नाइट्रोजन के किसी यौगिक में चेंज हो जाता है। और ये खुद क्या करता है? नाइट्रोजन के यौगिक में, नाइट्रोजन के यौगिक में बदल जाता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा माइंड खर्च करो। देखो ये क्या है? HNO3, HNO3, तो ये क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन भी निकालेगा, हाइड्रोजन भी निकालेगा, फिर ये जो बच गया ना, ये एक नाइट्रोजन का यौगिक बच गया, एक तो ऑक्सीजन बच गई, नाइट्रोजन बच गया, तो ये अपने आप को बदल लेता है किसके अंदर? नाइट्रोजन के यौगिक में। अब वो नाइट्रोजन का यौगिक कोई सा भी हो सकता है, NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, N2O भी हो सकता है। देखो ऐसे N2O, NO, NO2, इनमें चेंज हो जाता है कौन? HNO3। इन सबके अलग अलग नाम है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। फर्क है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस। ये नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, हंसने वाली गैस जिसको बोलते हैं। आपने कई फिल्मों में या नाम सुना होगा कि अगर हंसने वाली गैस, अगर किसी विशेष प्रकार की गैस छोड़ दी जाए तो सब हंसने लग जाते हैं। वो हंसने वाली गैस कौन सी होती है? N2O, जिसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये वाला चक्र आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखो वापस बताता हूं, सभी धातुएं HCl के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस देती है, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, सबसे कम Fe। पॉइंट नंबर 2, सभी धातुएं HNO3 के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्यों? क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, और HNO3 जो बनी हुई हाइड्रोजन है उसको चेंज कर देगा किसमें? पानी के अंदर, और खुद एक नाइट्रोजन के यौगिक में चेंज हो जाता है। और वो नाइट्रोजन का यौगिक कोई सा भी हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है।
आई बात समझ में? अब ये तो क्यों का जवाब मिल गया, लेकिन ध्यान रखना दो ऐसी धातु हैं, दो ऐसी धातु हैं जो HNO3 के साथ रिएक्शन करती है और बिल्कुल हाइड्रोजन गैस देती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हाइड्रोजन गैस भी देगी और ना ही हाइड्रोजन गैस पानी में चेंज होगी। ऐसी कौन सी दो धातुएं हैं? ऐसे दो धातु हैं, ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अपवाद और एग्जाम्पल आपको गलती से भी बीट नहीं करने, मिस नहीं करने, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं अपवादों से। तो यहाँ पर अपवाद है, मैं क्या लिख रहा हूं कि सभी धातुएं HNO3 के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, लेकिन दो देती है। दो कौन सी? तो वो अपवाद के तौर पर जो दो गैस है वो कौन सी है? वो गैस है एक का नाम तो है मैग्नीशियम, ये तो करेगी, और मैग्नीशियम के अलावा Mn, Mn कौन सी धातु है बताओ? Mn का नाम बताओ, Mn का। मैग्नीज। मैग्नीज। वेरी गुड, मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों ऐसी मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती है, बिल्कुल देती है। ये दोनों, इन दोनों के अलावा कोई सी भी गैस, इन दोनों के अलावा कोई सी भी धातु अम्ल के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। तो ये वाला पॉइंट था धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, कोई माइंड नहीं लगाना, आपको वापस रिवाइज कराता हूं। जब ये क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, रिएक्शन किसकी करवा रहे हो? धातु की। किसके साथ? अम्लों के साथ। जब धातु और अम्ल मिल बैठते हैं तो बन जाता है लवण, और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। फिर आप दो अम्ल उठा लेना, एक HCl और एक HNO3। HCl के साथ सभी धातुएं राजी राजी मिल जाती है, आराम से हाइड्रोजन गैस भी देती है। सबसे ज्यादा राजी कौन सी गैस होती है? मैग्नीशियम, क्योंकि इसमें बुलबुलों की दर बहुत ज्यादा निकलती है। बहुत ज्यादा बुलबुले निकलने का मतलब है हाइड्रोजन बहुत ज्यादा बन रही है। और जो बेराजी है वो कौन सा है? लोहा है, आयरन है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सभी धातुएं HNO3 के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस नहीं देती। क्यों? क्योंकि HNO3, इसका आंसर यही है कि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालकर हाइड्रोजन के साथ चिपका देगा और उसको पानी में चेंज कर देगा और खुद जाकर बैठ जाएगा नाइट्रोजन के किसी यौगिक के अंदर, N2O, NO और NO2 के अंदर। लेकिन इतनी समस्याओं के बावजूद भी दो धातुएं डटी हुई है, वो बिल्कुल HNO3 के साथ रिएक्शन कर सकती है, उनका HNO3 कुछ नहीं कर सकता। दो मेटल, एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीज। हो गए? 3 पॉइंट करवा दिए मैंने तैयार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। पहला, धातुओं की अभिक्रिया वायु से, धातुओं की अभिक्रिया जल से, धातुओं की अभिक्रिया अम्लों से, और नंबर 4 पर क्या बताया था? धातुओं की अभिक्रिया क्षारों से। तो वो आपको पढ़ना ही नहीं है, इस चैप्टर के अंदर ये सिलेबस में डाला नहीं गया है, क्योंकि धातुएं क्षारों के साथ क्रिया ही नहीं करती, और अगर क्रिया भी करती है ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है वो। ठीक है, बहुत जटिल अभिक्रियाएं होती है जो आप उच्च क्लासों के अंदर पढ़ोगे, 10th में तो नहीं पढ़ोगे। मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन समझ क्या मतलब है, सिलेबस में नहीं हमारे। क्यों? क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करे? धातुओं की क्षारों से भी क्रिया नहीं पढ़नी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना, नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट टॉपिक ये है धातु और अधातु। देखो, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म मैंने पढ़ा दिए, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म नहीं है किताब के अंदर। जैसे हमने धातुओं के भौतिक गुण पढ़े थे, फिर अधातुओं के भौतिक गुण हमने पढ़े, फिर हमने धातुओं के रासायनिक गुण पढ़े। ठीक है, जिसमें भी एक लास्ट वाला पॉइंट हट गया, क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं है। तो बताओ फिर किसका नंबर आएगा? अधातु के रासायनिक गुण आएंगे ना। तो अधातु की क्रिया किससे होगी? वायु से। अधातु की क्रिया जल से। अधातु की क्रिया अम्लों के साथ। लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, तो क्यों जबरदस्ती हमें अपना भेजा फ्राई करना है? ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो नेक्स्ट टॉपिक है धातु और अधातु की अभिक्रिया। दोनों की आपस में मिक्स करवानी है, दोनों की रिएक्शन करवानी है, धातु की और अधातु की। और आपको पता है, कोई भी केमिकल फॉर्मूला उठा के देख लो आप, धातु अधातु से मिलकर बना हुआ है, कोई से भी लवण का, लेकिन फॉर्मूला लवण का होना चाहिए, कोई सा भी। जैसे HCl, सॉरी NaCl, CaCl2, MgCl2, AlCl3, ये जितने भी फॉर्मूले देखते हो ना आप, इनमें एक धातु होती है और एक अधातु। सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, कैल्शियम धातु ये अधातु, ये धातु ये अधातु, ये धातु ये अधातु। तो धातु अधातु आपस में कैसे मिलती है
उनको मिलने के लिए क्या क्या चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, धातु के ऊपर प्लस क्यों आता है, अधातु के ऊपर माइनस क्यों आता है, इन सब को जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हमारा पहला पॉइंट यही होगा कि एसिड सॉरी मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करवाना, यानी कि धातु और अधातु की क्या करवानी है, अभिक्रिया करवानी है। ठीक अभिक्रिया। है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।